जरा कल्पना कीजिए कि कोई एक बहुत पुरानी धूल से भरी हुई किताब खोलता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ आध्यात्मिक श्लोक होंगे या कोई पुरानी पौराणिक कहानियां होंगी। बिल्कुल। अमूमन लोग ऐसा ही सोचते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही पन्ने पलटे जाते हैं तो उसमें से एक आधुनिक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट निकलता है। फिर कंप्यूटर कोडिंग का एक काफी जटिल मैनुअल मिलता है और एक मास्टर सर्जन की पूरी एडवांस टूलकिट बाहर गिरती है। अरे ये कल्पना तो सुनने में किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसी लगती है। बिल्कुल लगती है। लेकिन असल में जब हम प्राचीन भारतीय ज्ञान के जो मूल स्रोत हैं, उनका गहराई से अध्ययन करते हैं, तो बिल्कुल यही अनुभव होता है। मतलब अक्सर इन प्राचीन संस्कृतियों के ग्रंथों को हम सिर्फ दार्शनिक या धार्मिक मानकर किनारे कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो बस थियोरी है। वही तो। पर जब कोई इनके भीतर झांकता है ना, तो पता चलता है कि ये विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक और एकदम तार्किक प्रणालियां थी। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का, या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, उसका मिशन भी बिल्कुल यही है। हम अर्थशास्त्र, सुश्रुत संहिता, वैदिक गणित, वास्तुशास्त्र और संस्कृत से जुड़े तमाम रिसर्च पेपर्स खंगाल रहे हैं। और वो भी बिना किसी भारी भरकम जार्गन के। मतलब हमारा उद्देश्य ये समझना है कि आज की जो सबसे जटिल समस्याएं हैं, चाहे सस्टेनेबल शहर बसाने हो, जटिल सर्जरी हो या डेटा कंप्रेशन हो, इन सब के समाधान हजारों साल पहले ही लिखे जा चुके थे। देखिए, ज्ञान तभी वास्तव में मूल्यवान होता है जब उसे ठीक से समझा जाए और धरातल पर लागू किया जाए। और प्राचीन भारत केवल विचारों का नहीं, बल्कि इसी व्यावहारिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। सही बात है। वहाँ के विचारकों ने केवल ये नहीं सोचा कि दुनिया कैसे काम करती है, बल्कि ये स्थापित किया कि उस ज्ञान का उपयोग समाज, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ठोस रूप से कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे बड़े स्तर से शुरुआत करते हैं। मेरा मतलब है अर्थव्यवस्था और एक राज्य का प्रबंधन। हम सीधे मौर्य काल में चलते हैं, जब चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। जी। स्रोतों में इस ग्रंथ का जिक्र सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब के रूप में नहीं है, बल्कि एक पूरे मास्टर प्लान के रूप में किया गया है। हाँ, क्योंकि अर्थशास्त्र कोई साधारण राजशाही चलाने का मैनुअल नहीं है। ये एक अत्यंत जटिल आर्थिक ढांचा है। मतलब इसके 10वें अध्याय का एक बड़ा दिलचस्प श्लोक है जो उनके पूरे नजरिए को बहुत सटीकता से बताता है। वो तीर वाला श्लोक? बिल्कुल। वो कहते हैं कि एक धनुर्धर द्वारा छोड़ा गया तीर शायद किसी एक दुश्मन को मारे या हो सकता है चूक भी जाए, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई जो सूक्ष्म नीतियां होती हैं ना, वो पीढ़ियों तक अपना प्रभाव डालती हैं। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर देखते हैं, क्योंकि अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बड़े बड़े नीतिगत फैसलों और जो तुरंत दिखने वाले बदलाव हैं उन पर ही जाता है। हाँ, लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। वही ना। लेकिन कौटिल्य यहाँ कह रहे हैं कि जो चीजें छिपी हुई हैं, जो नीतियां बहुत सूक्ष्म है, वे पूरे समाज की नींव बदल देती हैं। स्रोतों को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा जैसे कौटिल्य किसी आधुनिक मल्टीनेशनल कंपनी के, किसी बड़ी एमएनसी के सीईओ हो। ये तुलना काफी दिलचस्प है ना। एक ऐसा सीईओ जो जानता है कि सिर्फ मुनाफा कमाना ही सब कुछ नहीं है। अगर कर्मचारियों का कल्याण नहीं होगा, अगर सप्लाई चेन सही नहीं होगी, तो कंपनी तो डूब ही जाएगी। एकदम सही। और ये जो सूक्ष्मता है, ये उनके कराधान यानी टैक्सेशन के मॉडल में बहुत स्पष्ट दिखती है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राज्य को टैक्स उसी तरह इकट्ठा करना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी फूल से रस निकालती है। मतलब फूल को कोई नुकसान पहुंचाए बिना। बिल्कुल। कौटिल्य का मानना था कि अगर व्यापारियों या किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया तो उनकी काम करने की जो प्रेरणा है वो ही खत्म हो जाएगी, जो कि अंततः राज्य का ही नुकसान करेगा। वही तो। इसलिए उन्होंने प्रगतिशील कराधान, जिसे आज हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, उसका सिद्धांत दिया। जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा कर देगा, लेकिन किसी से भी उसकी क्षमता से अधिक नहीं लिया जाएगा। और ये केवल हवाई बातें नहीं थी। मैंने पढ़ा कि उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी बाकायदा नियम बनाए थे। जी हाँ, उस दौर में वजन और माप के लिए मानक तय किए गए थे, ताकि कोई व्यापारी ग्राहकों को ठग ना सके। अगर कोई कम तौलता था तो उसके लिए स्पष्ट जुर्माने का प्रावधान था। मतलब आज के कंज्यूमर कोर्ट्स जैसा कुछ। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये सिर्फ कोई किताबी थियरी नहीं थी। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में सम्राट अशोक के शासनकाल में इन नीतियों का अत्यंत सफलतापूर्वक उपयोग हुआ था। सिंचाई परियोजनाएं, क्योंकि उनका मानना था कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा
तो जाहिर है राज्य की आय भी बढ़ेगी। यहाँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी। ये बहुत जरूरी है कि जब हम इन आर्थिक नीतियों या राज्य चलाने के तरीकों की बात कर रहे हैं तो हम स्रोतों में दिए गए विचारों को बस निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये क्लैरिटी जरूरी है। जी, इसका उद्देश्य आधुनिक समय के किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, किसी भी विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम केवल यह देख रहे हैं कि ऐतिहासिक स्रोत असल में कहते क्या हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, क्योंकि हमारा ध्यान केवल इस बात पर है कि उस समय के विचारकों ने अपनी तत्कालीन समस्याओं को कैसे सुलझाया। अर्थशास्त्र खुद ये सिखाता है कि नीतियां लचीली होनी चाहिए और उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए। बिल्कुल। तो अब अर्थव्यवस्था के इस बड़े मैक्रो स्तर से निकलकर एक और तार्किक कदम उठाते हैं। अगर एक पूरे राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इतने नियम थे, तो जाहिर है ये सोच व्यक्तिगत स्तर पर भी आई होगी। बिल्कुल आई थी। जो संसाधन प्रबंधन पूरे साम्राज्य के लिए जरूरी था, उसे घर के स्तर पर कैसे लागू किया गया। और यहीं से ये स्रोत हमें वास्तुशास्त्र की तरफ ले जाते हैं। आज उसे अक्सर सिर्फ भाग्य या अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन रिसर्च तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। देखिए, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो वास्तुशास्त्र प्राचीन काल का सस्टेनेबल आर्किटेक्चर रहा। हरित वास्तुकला। हाँ, इसका पूरा आधार पंचमहाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके संतुलन पर टिका है। ये कोई रहस्यमय जादू नहीं है, बल्कि अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने का एक पूरा विज्ञान है। जैसे उदाहरण के लिए भवन निर्माण से पहले जो भू परीक्षा की जाती है, यानी साइट सिलेक्शन, उसको ही ले लीजिए। वास्तु में स्पष्ट रूप से एल आकार, मतलब जो एल शेप के प्लॉट्स होते हैं, उनको खारिज किया गया है। हाँ, और स्रोतों में ये भी लिखा है कि ऐसी जमीन जहाँ दीमक पाए जाते हों, वहां घर नहीं बनाना चाहिए। पहली बार सुनने में लगता है कि शायद कोई अपशकुन होता होगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण पूरी तरह से भौतिकी और सिविल इंजीनियरिंग है। अच्छा। हाँ, एल आकार के प्लॉट में हवा का जो प्राकृतिक प्रवाह है, जिसे हम क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं, वो बाधित होता है। हवा एक कोने में फंस जाती है, जिससे डेड एयर जोन बनते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। और वो दीमक वाली बात? दीमक जिस मिट्टी में होते हैं, उसका सीधा सा मतलब है कि वह मिट्टी अंदर से खोखली है, अत्यधिक छिद्रपूर्ण है और उसमें नमी सोखने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। मतलब उसकी नींव कमजोर होगी। बिल्कुल। ऐसी मिट्टी की लोड बेरिंग कैपेसिटी यानी भार सहने की क्षमता बहुत कम होती है। उस पर नींव रखने का मतलब है कि निर्माण का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और भविष्य में इमारत धंसने का भी खतरा रहेगा। ये तो सच में बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग लॉजिक है। अब इस स्रोतों में वास्तु पुरुष मंडल का भी काफी जिक्र आता है। हाँ, वो 9x9 का ग्रिड। जी, जो मूल रूप से घर के अलग अलग हिस्सों को सूर्य के पथ और दिशाओं के अनुसार बांटता है। जैसे वास्तु कहता है कि रसोई हमेशा दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट दिशा में ही होनी चाहिए। कोई भी सोचेगा कि ऐसा क्यों? और इसका जवाब है सुबह की धूप। बिल्कुल। सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच सूर्य ठीक दक्षिण पूर्व दिशा में होता है। और उस समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। जब ये किरणें रसोई में प्रवेश करती हैं ना, तो वे रात भर में जो कीटाणु और बैक्टीरिया पनपते हैं ना, उनको प्राकृतिक रूप से नष्ट कर देती हैं। एक तरह का नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। वही तो। इसी तरह उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में सुबह 3 से 6 बजे के बीच ध्यान या पूजा का स्थान होना चाहिए, क्योंकि उस समय वहां हवा सबसे शुद्ध होती है और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, वो मानसिक शांति के लिए सबसे अनुकूल स्थिति में होता है। ये तो बिल्कुल आज के स्मार्ट होम सिस्टम जैसा लग रहा है ना? बस फर्क इतना है कि इसमें कोई महंगे सेंसर, थर्मोस्टैट या बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। घर का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि वो अपने आप सूरज की रोशनी, हवा के प्रवाह और प्रकृति के हिसाब से पूरे दिन एडजस्ट होता रहता है। एकदम सही। जो आज के आधुनिक ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पैसिव ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात करते हैं, वे बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। कमाल है। तो वास्तुशास्त्र का उद्देश्य घर को एक ऐसी मशीन बनाना था जो पर्यावरण से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करे। हाँ। लेकिन चाहे इंसान अपने बाहरी माहौल को कितना भी सुरक्षित और स्वच्छ क्यों न बना ले, बीमारियां और दुर्घटनाएं तो होती ही हैं। जब वास्तु जैसी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विफल हो जाती है और ये भौतिक शरीर अंदर से टूट जाता है, तब क्या?
तब दृष्टि को बाहर से हटाकर शरीर के भीतर ले जाना पड़ता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं शरीर के भीतर की जटिलताओं को समझने वाले विज्ञान तक, यानी चिकित्सा और सर्जरी। स्रोतों में 600 ईसा पूर्व में काशी के सुश्रुत का जो वर्णन है, सच कहूं तो वो दिमाग हिला देने वाला है। उन्हें यूं ही सर्जरी का जनक नहीं कहा जाता। बिल्कुल, लेकिन जब मैं ये सोर्स मटेरियल पढ़ रही थी तो जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो था उनके एनाटॉमी पढ़ने का तरीका, मतलब शव विच्छेदन यानी कैडावर डिसेक्शन। वो बहुत ही अनोखा तरीका था। क्योंकि उस समय धार्मिक मान्यताओं के कारण मृत शरीर को काटना या चीरना सख्त मना था। तो फिर उन्होंने मानव शरीर के अंदर का ढांचा समझा कैसे? देखिए, ज्ञान की खोज में बाधाओं को कैसे पार किया जाता है, सुश्रुत इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। चूंकि वे शव पर चाकू नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बेहद धैर्यवान तकनीक निकाली। वे शव को एक पिंजरे में रखकर किसी बहती हुई नदी के पानी में करीब 7 दिनों तक छोड़ देते थे, ताकि पानी के बहाव से शरीर प्राकृतिक रूप से गलने लगे। जी, और 7 दिन बाद वे शरीर को बाहर निकालते और बिना किसी धारदार हथियार के केवल पेड़ों की छाल या कठोर घास से बने ब्रश की मदद से शरीर की परतों को धीरे धीरे हटाते थे। मतलब सिर्फ ब्रश से? हाँ, पहले त्वचा, फिर मांसपेशियां, फिर नसें और अंत में हड्डियां। इसी गहन अध्ययन ने उनकी सर्जिकल सटीकता की नींव रखी थी। यहाँ पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों में उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 121 सर्जिकल उपकरणों का एकदम सटीक वर्णन है। उन्होंने उपकरणों को जानवरों और पक्षियों के चेहरों के आधार पर डिजाइन किया था। जी, जैसे वो शेर के जबड़े वाला यंत्र। हाँ, फॉरसेप्स। किसी गहरे घाव से कोई फंसी हुई चीज निकालनी हो तो शेर के जबड़े जैसा यंत्र इस्तेमाल होता था, जिसकी पकड़ बहुत मजबूत होती थी। और उनके पास अष्टविध शस्त्रकर्म यानी 8 प्रकार की सर्जिकल प्रक्रियाओं का पूरा प्रोटोकॉल था, जैसे छेदन, भेदन, लेखन। और इन सब का सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी राइनोप्लास्टी तकनीक। हाँ। युद्ध में या सजा के तौर पर जब किसी की नाक काट जाती थी तो सुश्रुत उसे दोबारा बनाते थे। हाँ, जिसे आज भी मेडिकल दुनिया में इंडियन मेथड कहा जाता है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वे नाक बनाने के लिए शरीर के किसी अन्य हिस्से से त्वचा का टुकड़ा पूरी तरह काट कर नहीं लाते थे, बल्कि माथे की त्वचा का एक हिस्सा काटते थे और उसका एक सिरा माथे से ही जुड़ा रहने देते थे, ताकि रक्त का प्रवाह यानी ब्लड सप्लाई बनी रहे। एकदम सही। फिर उस त्वचा को मोड़कर नाक के आकार में सिला जाता था। चूंकि वह हिस्सा अभी भी शरीर से जुड़ा था, इसलिए त्वचा मरती नहीं थी और घाव बहुत जल्दी भर जाता था। ये सच में एडवांस था। इसके अलावा मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की सर्जरी, जिसे काउचिंग कहा जाता था, वो भी अत्यंत उन्नत थी। इसमें एक विशेष उपकरण शलाका का उपयोग करके आंख के धुंधले लेंस को खिसकाकर दृष्टि साफ की जाती थी। और ये सब उस युग में हो रहा था जब सर्जरी के दौरान दर्द कम करने के लिए अफीम और भांग का एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग होता था। हाँ, वो पेन मैनेजमेंट के लिए जरूरी था। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक बात पर मुझे थोड़ी उलझन हुई और मुझे लगता है कोई भी इस पर सवाल उठाएगा। सुश्रुत ने टांके लगाने के लिए पौधों के रेशों और घोड़े के बारों का उपयोग करने की बात कही है। क्या वाकई पौधों के रेशे या जानवरों के बाल आधुनिक सिंथेटिक टांकों की तरह काम कर सकते थे? क्या इससे शरीर में भयंकर इन्फेक्शन या सेप्सिस का खतरा नहीं होता होगा? ये एक बहुत ही तार्किक और जरूरी सवाल है, और सुश्रुत इस खतरे से पूरी तरह वाकिफ थे। इसका जवाब उनकी अग्निकर्म और शोधन की प्रक्रिया में छिपा है। अग्निकर्म मतलब आग से स्टेरिलाइज करना? बिल्कुल। सर्जरी से पहले उपकरणों को आग में गर्म करके स्टेरिलाइज किया जाता था, जो कि कीटाणुओं को मारने का आज भी सबसे प्रभावी तरीका है। और जहां तक उन जैविक धागों की बात है, वो असल में बहुत फायदेमंद थे। वो कैसे? क्योंकि वे शरीर में प्राकृतिक रूप से घुलने की यानी एब्जॉर्बेबल होने की क्षमता रखते थे। अरे हाँ, मतलब उन्हें बाद में टांके काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सही कहा। और इन्फेक्शन रोकने के लिए सुश्रुत घावों को धोने के लिए विशेष एंटीसेप्टिक जड़ी बूटियों के काढ़े और शहद का इस्तेमाल करते थे। शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये तो कमाल का सिस्टम था। ये प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि 18वीं सदी में यूरोपियन सर्जन्स ने भारत आकर सुश्रुत की इसी राइनोप्लास्टी तकनीक को देखा, उसे अपनी मेडिकल पत्रिकाओं में छापा और वहीं से पश्चिमी दुनिया में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की नींव रखी गई। ये अविश्वसनीय है कि कैसे शरीर को ठीक करने का ये ज्ञान हजारों सालों तक यात्रा करता रहा। खैर,
भौतिक शरीर और उसकी चिकित्सा को समझने के बाद मानव बुद्धि की जो सबसे बड़ी और अमूर्त उपलब्धि है उसकी ओर बढ़ना तो स्वाभाविक है। भाषा और गणित की तरफ। बिल्कुल। जब शरीर स्वस्थ हो तो मस्तिष्क क्या चमत्कार कर सकता है, ये हमें ले जाता है गणना और तर्कों की दुनिया में। तो हम शरीर के भौतिक विज्ञान से सीधे मन और तर्क के एल्गोरिदम की तरफ जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान केवल चीजों को नापने तक सीमित नहीं था, उन्होंने गणनाओं के तरीके को ही फिर से परिभाषित कर दिया था। स्रोतों में वैदिक गणित पर जो पेपर्स हैं वे सच में आंखें खोलने वाले हैं। 20वीं सदी में श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी द्वारा जो ये प्रणाली फिर से खोजी गई उसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं और दावा किया जाता है कि यह सामान्य गणित के मुकाबले गणनाओं को बहुत तेज कर देती है। इसकी खूबी, इसकी सरलता और रखने के बजाय तर्क पर निर्भर होने में है। ये संख्याओं के पैटर्न को बहुत आसानी से पहचानता है। उदाहरण के लिए इसका एक सूत्र है निखिलम नवतश्चर्मम दशतः, जिसका अर्थ है सब 9 से और आखिरी 10 से। ये सूत्र आधार के करीब या बेस प्रॉक्सिमिटी वाले गुणांकों के लिए बेहतरीन काम करता है। चलिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए किसी बिना विजुअल या ब्लैक बोर्ड के सिर्फ सुनकर समझने लायक एक उदाहरण लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए 98 और 97 का गुणा करना है। अब सामान्य तरीके से तो ये काफी लंबा हो जाएगा। बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वैदिक गणित में हम 100 को अपना बेस या आधार मानते हैं। अब देखिए 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। और 97? वो 3 कम है। तो बस इन दोनों कमियों को यानी 2 और 3 को आपस में गुणा कर दीजिए। 2 तिया 6, मतलब 06 लिखेंगे क्योंकि बेस 100 में 2 शून्य होते हैं। तो ये हमारे उत्तर का पहला हिस्सा हो गया। एकदम सही। और उत्तर के दूसरे हिस्से के लिए बस क्रॉस में घटाना होता है, यानी या तो 98 में से 3 घटा लें या 97 में से 2 घटा लें। किसी भी तरह से करने पर उत्तर क्या आएगा? 95 ही आएगा। तो बस 95 और 06 को साथ रख दिया जाए तो उत्तर आ गया 9506। अरे वाह, बिना किसी रफ पेपर के सेकंडों में दिमाग के अंदर ही सॉल्व हो गया। है ना कमाल? ये कोई जादू नहीं है, ये संख्याओं के आपसी रिश्ते का एक बहुत ही शानदार एल्गोरिदम है। और यही तर्कशीलता, यही एल्गोरिथम वाली सोच हमें भाषा में भी देखने को मिलती है। आमतौर पर माना जाता है कि कोडिंग, सिंटैक्स या एल्गोरिथम आधुनिक कंप्यूटर युग की देन है। हाँ, हम तो यही मानते हैं। लेकिन संस्कृत और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का जो रिश्ता स्रोतों में सामने आता है वो किसी भी आधुनिक प्रोग्रामर को हैरान कर देगा। 5वीं सदी ईसा पूर्व में रचित पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी कोई साधारण व्याकरण की किताब नहीं है जी। ये एक ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैनुअल की तरह काम करती है। ये तुलना बहुत सटीक लगती है। पाणिनि ने संस्कृत के हर नियम को छोटे छोटे सूत्रों में बांधा था। स्रोतों में एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र का जिक्र है, इको यणची। हाँ, मैंने भी पढ़ा ही है। यह देखने में महज 3 छोटे शब्दों का समूह लगता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक पूरी प्रोग्रामिंग कमांड है। यह स्पष्ट करता है कि इनपुट क्या है, जो कि इक है, आउटपुट क्या होगा यानी यण, और यह किस संदर्भ या एनवायरनमेंट में काम करेगा, जो अजी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज पाइथन या C++ जैसी कोडिंग भाषाओं में इफ एल्स स्टेटमेंट लिखे जाते हैं ना। यदि X स्थिति हो तो Y को Z में बदल दो। बिल्कुल वही चीज है। पाणिनि ने लगभग 4000 ऐसे सूत्र बनाए जो एक दूसरे के साथ मिलकर पूरी संस्कृत भाषा का निर्माण करते हैं। और इसके साथ ही अमरकोश का भी उल्लेख करना बहुत जरूरी है। अमरकोश? हाँ, जो शब्दों का एक ऐसा खजाना है जो हमारी आधुनिक डिक्शनरी की तरह काम नहीं करता। आधुनिक डिक्शनरी तो वर्णमाला यानी ABCD के आधार पर होती है, लेकिन अमरकोश अर्थ या सिमेंटिक्स के आधार पर व्यवस्थित है। मतलब एक अर्थ वाले शब्द एक साथ। हाँ, पृथ्वी से जुड़े सारे शब्द एक जगह, पानी से जुड़े एक जगह। ये एक ऑन्टोलॉजी या आधुनिक डेटाबेस की तरह है, जहां जानकारी को कॉन्सेप्ट के आधार पर लिंक किया जाता है। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत का मौखिक ज्ञान वास्तव में एक जिप फाइल की तरह था। मतलब कंप्रेस्ड डेटा जिसे दिमाग में डाल दिया जाता था और फिर इन गणितीय और भाषाई एल्गोरिथम का उपयोग करके जरूरत पड़ने पर उसे डिकोड कर लिया जाता था। आप जानती हैं, ये एक बहुत जरूरी सवाल और एक तरह का विरोधाभास खड़ा करता है।
कैसा विरोधाभास? प्राचीन भारत में लिखित ज्ञान को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक पुरानी कहावत थी कि किताब में रखा ज्ञान और दूसरे के हाथ में रखा पैसा जरूरत पड़ने पर कभी काम नहीं आते। अरे हाँ, जिस संस्कृति में लिखने को या भौतिक रूप से ज्ञान को सहेजने को शक की नजर से देखा जाता था, उसी संस्कृति ने अपने ज्ञान को पीढ़ियों तक मौखिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए दुनिया का सबसे वैज्ञानिक, कठोर और अचूक भाषाई ढांचा तैयार कर दिया। क्योंकि उन्हें डेटा को करप्ट होने से बचाना था। बिल्कुल। अगर कोई किताब नहीं है तो जानकारी सिर्फ एक इंसान के दिमाग से दूसरे इंसान के दिमाग तक जाएगी, और अगर नियमों का कोई ऐसा कठोर गणितीय ढांचा न हो तो वो बचपन वाले टेलीफोन गेम की तरह 2-4 पीढ़ियों में ही सारी जानकारी बदल जाएगी। उसमें गलतियां आ जाएंगी। वही तो, पाणिनि का व्याकरण और वैदिक गणित असल में उस ज्ञान को एरर फ्री रखने के टूल्स थे। एकदम सही विश्लेषण है। यही कारण है कि उनके सूत्र इतने संक्षिप्त और तार्किक थे। उन्होंने मानव स्मृति को ही अपना सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित और कभी नष्ट न होने वाला स्टोरेज डिवाइस बना लिया था। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद इस पूरी चर्चा के अंत में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने एक राज्य की अर्थव्यवस्था चलाने के कौटिल्य के सूक्ष्म नियमों को देखा, फिर घर को बीमारियों से बचाने वाले वास्तु के इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट को समझा। उसके बाद सुश्रुत के 121 सर्जिकल औजारों और राइनोप्लास्टी के अचूक तरीकों को जाना, और अंत में दिमाग में चलने वाले गणितीय और भाषाई एल्गोरिथम तक का सफर तय किया। देखिए, इसका सीधा सा निष्कर्ष ये है कि ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ केवल कुछ दार्शनिक या पौराणिक विचारों का संग्रह मात्र नहीं थे। वे अत्यधिक तार्किक, अनुभवजन्य यानी एम्पिरिकल विज्ञान थे। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस थी। बिल्कुल। उन्होंने प्रकृति के नियमों का गहराई से अवलोकन किया और मानव जीवन की व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उन नियमों का उपयोग किया। और शायद हमारे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि भविष्य की जटिल समस्याओं का हल खोजने के लिए हमेशा केवल आगे ही नहीं देखना चाहिए, कभी कभी अतीत की उन उन्नत प्रणालियों को भी खंगालना चाहिए जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। सही कहा। वो ज्ञान जो सदियों तक बिना किसी हार्ड ड्राइव के केवल गुरु शिष्य परंपरा और इंसानी दिमाग के बल पर जीवित रहा, उसमें कुछ तो ऐसा ठोस होगा जो आज के हमारे डेटा संचालित डिजिटल युग के लिए भी एक नई दिशा दिखा सकता है। और यहीं पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद से मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। बताइए। जरा सोचिए, उन प्राचीन लोगों ने बिना किसी क्लाउड स्टोरेज, बिना किसी सर्वर या हार्ड ड्राइव के केवल अपनी मौखिक परंपरा और स्मृति के दम पर सर्जरी के इतने जटिल तरीके और गणित के सटीक फॉर्मूले हजारों सालों तक सुरक्षित रखे। और आज का इंसान अपने स्मार्टफोन के बिना शायद अपने घर वालों के 2 फोन नंबर भी याद नहीं रख पाता। हमारी हर एक जानकारी को, हर एक विचार को डिजिटल रूप से मशीनों में स्टोर करने की ये जो आदत बन गई है, क्या ये भविष्य में हमारे मानव दिमाग की क्षमता, हमारे कॉग्निटिव इवोल्यूशन पर कोई भारी असर डालेगी? ये बहुत सोचने वाली बात है ना? क्या सारी जानकारी को अपने दिमाग से बाहर किसी प्लास्टिक और सिलिकॉन के डिब्बे में स्टोर करके हम इंसान अपनी याद रखने की जैविक क्षमता को हमेशा के लिए खो रहे हैं? ये वाकई एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें अपनी तकनीकी प्रगति के साथ साथ अपने भीतर भी झांकने पर मजबूर कर देता है। और इसी गहरी सोच और सवालों के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इन पुराने स्रोतों में